नमस्कार मित्रों। हम जो हमारी सीरीज चल रही थी इससे पहले हमने बात कर रखी है, हमने 60 क्वेश्चन तक बात कर ली थी। आज अपने अगले 30 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारे जो आज का टारगेट रहेगा वो 61 to 90 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी कि एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसका जो आयाम है एम्पलीट्यूड 2 मीटर दे रखा है और उसका जो आवर्त काल है यानी कि टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड दे रखा है। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग पूछा है। देखिए सरल आवर्त गति में यदि आपसे अधिकतम वेग का फॉर्मूला पूछा जाए तो सभी को याद होगा कि v मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है a इंटू ओमेगा, यानी कि आयाम इंटू ओमेगा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि v मैक्सिमम बराबर a इंटू ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/t। चलिए सबसे पहले आपको जो आयाम दे रखा है कैपिटल A का मान कितना दे रखा है 2 मीटर और आवर्त काल का मान दे रखा है 2 सेकंड। वैल्यू पुटअप करते हैं तो v मैक्सिमम बराबर a का मान कितना है 2 गुणा में 2π बटे में t का मान भी कितना है हमारे पास 2 ही आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कट गया अपने पास, तो v मैक्सिमम बराबर कितना आएगा मेरे पास 2π मीटर पर सेकंड इसका मान आ जाएगा। तो ये मेरे पास मान है, ठीक है। बाकी आंसर इसमें हमने डार्क करके दिखाए हुए हैं, ठीक है, थोड़े डार्क में इसका आंसर आपको शो कर दिए हैं मैंने साथ साथ वैसे। तो ये मेरे पास इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2π मीटर पर सेकंड। तो ये पहला मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 2 बल्ब जिनमें प्रत्येक 40 वाट का है, 2 बल्ब है जिनका प्रत्येक का मान 40 वाट है, समांतर क्रम में जुड़े हैं संयोजन द्वारा शक्ति। देखिए बल्ब की जहां तक बात आती है, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि बल्ब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में वह शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/P1 + 1/P2 बराबर P। और यदि आपसे बल्ब का समांतर क्रम पूछा जाए तो बल्ब का समांतर क्रम होता है P बराबर P1 + P2। अब क्वेश्चन में अपने को श्रेणी क्रम पूछा है या समांतर क्रम पूछा है? समांतर क्रम पूछा है, तो दोनों ही कितने के हैं 40 वाट प्लस दूसरा भी 40 वाट है, तो P बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास मान 80 वाट आ जाएगा। तो मेरे पास इसका मान जो है 80 वाट है। रेड कलर में आपको आंसर इसका शो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो अपने पास प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो अपने पास अल्टरनेट करंट है, उसका शिखर मान, उसकी पीक वैल्यू दे रखी है ई नोड और इसका वर्ग माध्य मूल मान पूछा हुआ है। अगर अपने से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी हुई है तो जो पीक वैल्यू शिखर मान है इसका √2वां भाग होता है, या अपने ये भी जानते हैं कि ERMS जो होता है वो 70.7% होता है किसका ई नोड का। तो यहाँ पर हमें आंसर कितना होगा इसका ई नोड बाय √2। तो ये तो सभी जानते हैं क्योंकि जो वर्ग माध्य मूल मान होता है शिखर मान का √2वां भाग होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो 220 वोल्ट के अंदर जो करंट होता है उसका जो शिखर मान होता है 311 वोल्ट होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा DC से ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 64। CGS पद्धति में लकड़ी का घनत्व दे रखा है डेंसिटी 0.5 ग्राम पर cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब है। MKS में मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यदि मैं इसको SI पद्धति में बदलता हूं तो 1 ग्राम को लिखा जा सकता है 10⁻³ किलोग्राम, बटे में सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 10⁻³ होल क्यूब। तो ऊपर कितना आएगा देखिए 10⁻³ किलोग्राम, नीचे आएगा 10⁻6 मीटर क्यूब, बराबर आ जाएगा प्लस का 6 चला जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि हमें ये पता लग गया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये तो 1 ग्राम है, लेकिन अब अपने मान पे आते हैं तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखा जा सकता है 0.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 500 किलोग्राम पर
मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास मान आ गया। तो आंसर कितना है इसका 500 है। यदि मान सीजीएस में दे रखा है और एसआई में पूछा गया है तो आपको उसका 1000 से गुणा कर देना है। 1000 से गुणा करते ही घनत्व का सीजीएस मान एसआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 65। 10 किलोग्राम व 5 किलोग्राम के दो द्रव्यमान एक डोरी द्वारा जो है परस्पर जुड़े हैं, घर्षणहीन घिरनी की सहायता से होकर जा रहा है। घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। ए गुटके के ऊपर न्यूनतम कितना द्रव्यमान रखा जाए कि वह गति न कर सके। देखिए यहाँ पर आपका जो द्रव्यमान है ये कितना है 5 किलोग्राम है। ये आपको कितना रखा हुआ है 10 किलोग्राम और इसके ऊपर m रखा हुआ है। तो आप ये चाहते हो ये फिसले ना, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आती है, कोई गुटका मेज पर रखा हुआ है, एक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये फिसले ना, इसके लिए हम क्या करते हैं एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये कितने का दे रखा है अपने को 5 का, ये 10 का और ये स्मॉल m। तो इसका फॉर्मूला होता था घर्षण गुणांक म्यू बराबर लटकता द्रव्यमान बटे में मेज पर रखा द्रव्यमान। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कहीं पर। लटकता द्रव्यमान कितना है 5 बटे में मेज पर कितना रखा है 10 तो रखे ही रखा था, प्लस आपने m और रख दिया। 5 है ये लटकता द्रव्यमान बटे में मेज पर रखा द्रव्यमान बराबर म्यू। म्यू का मान कितना है 0.5 बराबर 5 बटे में 10 प्लस m। सॉरी 0.5 नहीं है, इसका मान 0.2 है। तो 0.2 का मतलब 2/10। तो इसको मैं 1 में 5 लिख सकता हूँ। 5 बटे में 10 प्लस मल्टीप्लाई करो 10 प्लस m बराबर 25, तो m बराबर 15 किलोग्राम। तो ये फॉर्मूला हमें उसको जो फिसलने से रोकने के लिए ऊपर न्यूनतम द्रव्यमान कितना रखा जाए, इसका फॉर्मूला जो होता है लटकता द्रव्यमान बटे में मेज पर रखा द्रव्यमान। चलते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया इसके द्वारा 15 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है। देखिए द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो बिंदु होता है जहां पर संपूर्ण आकृति का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। वो बिंदु जो पूरी आकृति की स्थिति, गति, वेग, त्वरण सभी का जो उस कण के आधार पर निर्धारण होता है, उसको अपने सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, जिसकी गति स्थिति पर पूरे पिंड की गति या स्थिति निर्भर करती है। ठीक है, तो उसको अपने द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो वो कहता है द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, जहां पर सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। और द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान होना कोई जरूरी नहीं है। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान आकृति अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये उसकी आकृति पर निर्भर करता है। चलिए, यदि एक कण वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति कर रहा है कि समान समय में समान कोण जो है अंतरित करता है, तो वेग क्या होगा। देखिए समान समय में समान कोण अंतरित करता है, इसका मतलब उसका कोणीय वेग नियत है। ठीक है, और v बराबर फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा r। समान समय में यदि समान दूरी कोण तय करता है तो कोणीय वेग नियत है, त्रिज्या नियत है, इसका मतलब वेग का परिमाण नियत है। लेकिन वृत्ताकार पथ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पर किसी भी कण का वेग v है, कुछ समय बाद कण का वेग यहाँ पहुँच गया, अभी भी कितना है v है, परिमाण तो नियत है, लेकिन क्या वेग की दिशा वही है, नहीं है। तो अगर वृत्ताकार गति पर यदि इसका ओमेगा कांस्टेंट है, त्रिज्या नियत है, तो उसका जो चाल नियत होती है, लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा लगातार समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वेग समय के साथ बदलता है और वो भी दिशा परिवर्तन के कारण। ठीक है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन होगा दिशा परिवर्तन के कारण। तो क्या है, वेग सदिश कैसा रहेगा, नियत नहीं, दिशा बदल रही है। ठीक है, परिमाण तो उल्टा नियत है, दिशा में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ परिमाण नियत रहेगा जबकि दिशा बदल जाएगी। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई में बैठा हुआ है, गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकता है, क्या है। देखिए गति इस प्रकार से गेंद फेंक रहा है, उछाल उछाल के अपने हाथ में ले रहा है। यदि कार नियत वेग से जा रही तो देखिए व्यक्ति का वेग, ठीक है, क्षैतिज दिशा में त्वरण तो होता नहीं है, नियत वेग से जा रहा है, इसलिए जब भी वो वस्तु को उछालेगा उसके हमेशा हाथ में आएगी, क्योंकि व्यक्ति गति कर रहा है, लेकिन गति करते समय व्यक्ति की क्षैतिज चाल और फेंकी गई वस्तु की क्षैतिज चाल दोनों ही कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि त्वरण नहीं है। ठीक है, यदि व्यक्ति नियत वेग से इस प्रकार से गति करते हुए कार में कोई वस्तु फेंक रहा तो सीधी उसके हाथ में आएगी। हाँ, यदि
ये कहा जाए कि एक कार मंदन आ रहा है, तब जो भी फेंकेगा तो व्यक्ति में मंदन आ जाएगा, तो गेंद हमेशा आगे गिरेगी। यदि कहा जाए कार में त्वरण है तो गेंद हमेशा पीछे गिरेगी, और यदि वो व्यक्ति नियत वेग से जा रहा है तो उसके हाथ में ही गेंद गिरेगी, तो गेंद सीधे व्यक्ति के कहाँ गिरेगी? हाथ में गिरेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो व्यक्ति है तो वो गेंद को उछालता है। ठीक है, गेंद उछालते समय यहाँ तक गई और उसके बाद गेंद वापस आएगी। तो गेंद जब वापस आएगी तो उसके आने की क्या क्या संभावना है? देखिए, सीधा तब गिरेगी यदि उसमें a बराबर 0 होगा। ठीक है, त्वरण व्यक्ति में। अगर बात की जाए व्यक्ति, गेंद आगे कब जाके गिरेगी? आगे की ओर गेंद कब गिरेगी जाके? ठीक है, हाथ की ओर तब आएगी, त्वरण 0 है। यदि a जो उसमें मंदन हो, यदि व्यक्ति में मंदन होगा तो गेंद आगे गिरेगी, और गेंद पीछे की ओर कब जाएगी? गेंद पीछे की ओर कब जाएगी अपने को? जब व्यक्ति में ए क्या होगा? त्वरण होगा। तो ये मंदन जो है और त्वरण है, ये सारे व्यक्ति में है, गेंद में नहीं। गेंद तो एक हवा से, हाथ से निकलने के बाद हवा में आ जाएगी। यदि ये पूछा जाए व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है तो गेंद उसके हाथ में आएगी। यदि व्यक्ति में मंदन आ रहा है तो गेंद उसके आगे की ओर जाएगी, और यदि व्यक्ति में त्वरण आ रहा है तो गेंद किधर जाएगी? पीछे की ओर। तो यहां उसने एक समान है तो इसलिए गेंद उसके सीधे हाथ में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 69, पतली फिल्म में रंग का कारण क्या होता है? देखिए, पतली फिल्म में जो कई बार अपने देखते हैं कि पानी होता है, उसके ऊपर तेल डाल दो तो रंगीन सी फिल्म बन जाती है। तेल के ऊपर जो रंगीन सी फिल्म बनती है वो हमेशा किसके कारण होती है? व्यतिकरण के कारण होती है। ठीक है, जो रंगीन दिखाई देता है वो व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष अगर पूछा जाए क्यों दिखाई दे रहा है, तो इंद्रधनुष जो है आपका, वहां सारी घटनाएं हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है उसके कारण आ रही है। ठीक है, और यदि आपसे प्रकीर्णन, यदि आपसे आसमान का रंग नीला क्यों है ये पूछा जाए तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। तो फिलहाल अगर आपको पतली फिल्म रंगीन दिखाई दे रही है तो उसका रीजन पूछा जाए तो उसका रीजन होता है व्यतिकरण। एक अर्धचालक T1 से T2 तक ठंडा किया जाता है। देखिए, जहाँ तक अर्धचालक की बात आती है तो T बराबर T नोड 1 माइनस जो प्रतिरोधकता के बारे में, किसका प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है तो प्रतिरोधकता ही ले लेते हैं। तो प्रतिरोधकता जैसे जैसे ताप बढ़ता है प्रतिरोधकता जो है उसकी घटती है, और अर्धचालकों में ताप कम होने पर प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ती है। जबकि चालकों में क्या होता है? चालकों में सिस्टम ये होता है कि चालकों को गर्म करने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों को गर्म करने पर प्रतिरोध व प्रतिरोधकता कम होती है। अर्धचालकों को ठंडा करने पर ये मान बढ़ते हैं। तो फिलहाल आपको क्या कहा गया? ठंडा किया गया। ठंडा करने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यदि यहाँ चालक दिए होते तो यहाँ प्रतिरोध का मान फिर घटेगा। चलिए, एक कार दो स्थानों के बीच प्रथम आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। संपूर्ण औसत चाल। देखिए, ये क्वेश्चन आपको फटाफट पता होना चाहिए। देखिए, वैसे तो फॉर्मूला जो औसत चाल का होता है, वी एवरेज जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एवरेज बराबर, दूरी को हटा दीजिए तो इसको लिखा जा सकता है V1 T1 प्लस V2 T2 बटे में T1 प्लस T2, यदि समय दे रखा हो। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V एवरेज बराबर D1 प्लस D2 बटे में T1 की जगह D1 बटे में V1 प्लस D2 बटे में V2। ठीक है, ऐसे भी फॉर्मूला, यदि मैं D1 को रिप्लेस करता हूं तो ये फॉर्मूला आएगा, यदि T को रिप्लेस करता हूं तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं V1 बराबर क्या होता है? D1 बटे में T1, और V2 बराबर क्या होता है? D2 बटे में T2। लेकिन अपने को प्रश्न में क्या कह रखा है? कहता है आधी आधी दूरी, यानी कि D1 क्या है? D/2, और D2 भी क्या है? D/2। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मैंने आपको इसके लिए सीधा फॉर्मूला बता रखा है कि यदि कोई वस्तु समान दूरियां को तय कर रहा हो, दूरी को बराबर बराबर भागों में बांटा हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2V1
V2 बटे में V1 प्लस V2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि व्यक्ति आधी दूरी किससे चल रहा है 30 से, और आधी दूरी किससे चल रहा है 50 से, बटे में 30 प्लस 50, तो V एवरेज बराबर, ऊपर देखिए कितना आ जाएगा अपने पास 3000, बटे में कितना आ गया अपने पास 80, कट गया अपने पास, तो V एवरेज, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 150 बटे में 4, तो 75 बटे में 2, तो V एवरेज बराबर 37.5 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। तो हमारे पास ये मान दे दिए दोनों, तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 37 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, आधी दूरी के बजाय यदि ये प्रश्न में ये देता कि आधा समय 30 से चलता है और आधा समय 50 से चलता है, यदि समय दो बराबर भागों में बांटा होता है तो फॉर्मूला लगाया जाता है V बराबर V1 प्लस V2 बटे 2। यहाँ दूरियां बराबर भागों में बांटी हैं तो फॉर्मूला लगेगा 2V1 V2 बटे में V1 प्लस V2। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 72। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटे में r स्क्वायर, F समानुपाती 1/r², यानी कि गुरुत्वीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है तथा जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी कम होने से बल बढ़ते हैं, दूरी बढ़ने से बल कम होते हैं। ध्यान दीजिए, इसने कहा क्या कहा है, दूरी दुगनी। यदि दूरी दुगनी कर देगी तो यहाँ वर्ग लगा हुआ है तो बल, ठीक है, 1/4 रह जाएगा। दूरी दुगनी करते देखिए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 का तो वर्ग 1/4 रहेगा, तो जो नया बल है वो कितना जाएगा 1/4। दूरी 3 गुनी करते ही बल 1/9 रह जाता, दूरी 4 गुनी करते ही बल 1/16 रह जाता, तो फिलहाल जो बल है वो कितना रह जाएगा 1/4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। 500 मीटर ऊंची मीनार से किसी झील में छोड़े गए पत्थर की पानी से टकराने की ध्वनि पत्थर छोड़े जाने के कितने जो है समय बाद सुनाई दी है। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि कोई पत्थर है किसी ऊंचाई से किसी झील में छोड़ा गया। यहाँ पर सबसे पहले पत्थर क्या करेगा, प्रारंभिक वेग कितना है 0, झील में जाके गिरेगा। झील में गिरने के लिए समय लगेगा, वो कितना समय लगेगा, समय पता करने के लिए हम जानते हैं, जो मान लो ये h ऊंचाई है तो h बराबर क्या आएगा ut प्लस हाफ GT²। प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो h बराबर कितना आएगा 1/2 GT² या t बराबर √2h/g। यानी कि नीचे आने में यदि समय मान लो अपने को t1 लगता है तो t1 समय में पत्थर नीचे पहुंचा, फिर क्या होगा, पानी से टकराएगा, टकरा के आवाज़ आएगी और ये आवाज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर आवाज़ जाने में लगा हुआ समय कितना हो जाएगा t2। ठीक है, पत्थर पर तो ग्रेविटी लग रही है, ध्वनि पर थोड़ी ग्रेविटी लगेगी, इसलिए समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटे में वेग। इसलिए कुल समय कितना लगेगा, देखिए कुल समय में 2 समय काउंट होंगे, एक तो पत्थर के नीचे आने का टाइम, फिर आवाज़ ऊपर जाने का टाइम। ठीक है, तो t1 प्लस t2, तो t बराबर t1 का मान कितना आएगा √2h/g प्लस h बटे में v। चलिए, तो हमें समय पूछा गया है t2 h इसने मीनार की दी हुई है, मीनार की कितनी दे रखी है अपने को 500 मीटर। ठीक है, h का मान कितना आएगा 500 बटे में g का मान कितना है 10 प्लस h का मान कितना है 500 बटे ध्वनि का वेग अपने ये 330 मीटर मान लेते हैं, ये कट गया, इससे अंदर कितना बचेगा यहाँ पर 100 का रूट 10, तो t बराबर 10 प्लस ये कट गया और ये लगभग 1.5 के बराबर आ जाएगा, तो t बराबर 11.5 सेकंड बाद उसे जो है ध्वनि सुनाई देगी पत्थर को छोड़े जाने के बाद। तो हमारा यहाँ आंसर जो है 11.5 सेकंड हमारा यहाँ पर रेड कलर में आपको शो किया हुआ है। प्रश्न नंबर 74। ए और बी 2 तार हैं, ए तार की त्रिज्या बी तार की त्रिज्या से जो है जो आर ए तार की त्रिज्या है जो
दुगनी है किससे? बी तार की त्रिज्या से। दोनों को समान बल से खींचा जाता है तो बी पर लगने वाला प्रतिबल के बारे में पूछा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अपने क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रतिबल को चलो पी से लिख लेते हैं। पी समानुपाती किसकी आएगा? आर स्क्वायर के। ये क्या है हमारे पास? प्रतिबल। ठीक है, हमें पूछा गया है बी का प्रतिबल बटे में ए का प्रतिबल बराबर उल्टा रहेगा आर ए बटे में आर बी का होल स्क्वायर। पी का प्रतिबल बी का, ठीक है, बराबर जो दूरी है आर ए, ये दुगनी है किससे? आर बी बटे में आर बी का होल स्क्वायर इंटू ए। ये कटेगा इससे, तो पी जो है 4 गुना ज़्यादा होगा ए से। तो कितने गुना ज़्यादा होगा वहाँ का? बी का प्रतिबल जो है ए से सीधा सीधा 4 गुना ज़्यादा होगा। अच्छा, सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन में सहसंजक बल भी काम करते हैं, असंजक बल भी काम करते हैं, लेकिन द्रव के अणु सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो पृष्ठ तनाव कहलाती है। और पृष्ठ तनाव का जो मूल कारण होता है वो सहसंजक बल होते हैं। ठीक है, अणु आपस में सिकुड़ने की कोशिश, एक ही प्रकृति के अणु आपस में सिकुड़ने की जो कोशिश करते हैं उसको अपने किस नाम से जानते हैं? इसका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव। और इसके बीच में मुख्य कारण होता है उसका सहसंजक बल होता है, असंजक बल नहीं होता है। लंबे धारावी चालक तार के समीप r दूरी पर स्थित बिंदु की तीव्रता b है, r/2 दूरी पर। देखिए, किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे यदि r दूरी पर चुंबकीय तीव्रता का मान पूछा जाए तो b बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बटे में 2 पाई r, यानी कि चुंबकीय तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान देखना, दूरी का वर्ग नहीं है, पर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब वो कहता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये प्रश्न कहता है कि दूरी कितनी कर दो? आधी कर दो। दूरी आधी करने से ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए चुंबकीय तीव्रता कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास? सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। देखिए, आप एक भारी पुस्तक को कमरे के फर्श से उठाकर एक अलमारी में रखते हैं। किताब मैंने उठाई और सीधी अलमारी में रख दिया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर। क्रिया में आपको 5 सेकंड है, आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। तो किया गया कार्य निर्भर करेगा। देखिए, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुणा में विस्थापन। अगर आप h ऊंचाई तक रखते हो तो h बल गुणा विस्थापन, h ऊंचाई लेके गए हो और बल आपने उसके भार के खिलाफ लगाया है तो mg इंटू h। देखिए, कार्य के फॉर्मूले में कहीं पर भी समय नहीं आता। हाँ, अगर पावर पूछता, शक्ति पूछता तो शक्ति के फॉर्मूले में जरूर समय आ जाता है, mgh बटे में कितना आ जाता? t। लेकिन आपसे पावर नहीं पूछा गया, आपसे कार्य पूछा गया और कार्य में कहीं पर भी समय नहीं आता। यहाँ पर एक तो भार आया है और एक ऊंचाई आई है, एक तो mg आया है और एक h आया है, बाकी तीनों में टाइम दे रखा है और टाइम पे डिपेंड ये नहीं करता है। तो कार्य किस पे डिपेंड करेगा आपके? एक तो भार पर यानी कि बल पर, भार बल जो है, और दूसरा जो है उसकी ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 77 था। अच्छा, परम शून्य ताप कौन सा है? देखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है और 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जहां पर आणविक गति बंद हो जाती है, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि 0 केल्विन प्राप्त करना असंभव होता है। अभी तक हमारी लैब में हम 10⁻⁸ केल्विन तक तापमान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 0 केल्विन अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। और 0 केल्विन जो वो तापमान होता है जहां आणविक गति जो है आपकी रुक जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये हमारा परम शून्य ताप है। 2 आवेश एक कूलाम के हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो बल कितना होगा? बहुत ही इजी है, आपसे बल पूछा है। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। F बराबर K का मान 9 गुणा 10⁻⁹ इंटू दोनों ही 1 कूलाम के बटे में दूरी कितनी है? देखिए, 1 किलोमीटर है, यानी कि 10⁻³ का होल स्क्वायर।
देखिए 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की पावर 6 और ऊपर 9 है, तो F बराबर कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, 10 की पावर 3 न्यूटन। तो इनमें लगने वाले बल का मान आ जाएगा कि 9 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, गतिज ऊर्जा बतानी है, बहुत इजी है। गतिज ऊर्जा कैसे बताएंगे, E बराबर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आवेश दे रखा है तो E बराबर QV। E बराबर Q कितना दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, कितने वोल्ट से, 100 वोल्ट से त्वरित करना है, तो E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -17 जूल इसका मान आ जाता है ऊर्जा का। चलिए देखते हैं, 1.6 या 1.602 गुणा 10 की पावर -17 जूल इसका मान आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 था। किसी समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। देखिए समतल दर्पण में वैसे तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता अगर वो एकदम सीधा है, ठीक है, फिर भी यदि वो किरणों को इस प्रकार से आपतित करवाओ उसके ऊपर कि वो सारी किरणों को किसी निश्चित बिंदु पर परावर्तित करके जो है सारी कर दे, ठीक है, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दे, तो इस प्रकार से वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत वो होती है जहां पर किरणें पहुंचकर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, ठीक है, पहुंचती हुई प्रतीत होती हैं, पहुंचती नहीं है वो तो आभासी होता है, जहां पहुंच जाती हैं वो क्या होता है, वास्तविक। तो वास्तविक के लिए जरूरी है किरणें टकरा कर क्या हो, मुड़ के वहां एक निश्चित बिंदु पर मिले, तो किरणों का क्या होना जरूरी है, वहां पर अभिसारी होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, एक समान आंतरिक त्रिज्या की ऊर्ध्वाधर नली की दोनों भुजाओं में पारा भरा है। देखिए इधर भी पारा भरा है, ये देखिए ये पारा भरा हुआ है, ठीक। एक भुजा में ग्लिसरीन 1.3 घनत्व का भर, यहाँ ग्लिसरीन भर दिया 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। दूसरी भुजा में तेल भर दिया है 0.8 जो H ऊंचाई तक भरा हुआ है, ठीक है। तो तेल स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, तेल स्तंभ की ऊंचाई पूछी है। देखिए सबसे पहले यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है, इसका मतलब ये सारी कितनी होनी चाहिए, 10 होना चाहिए। ऊपर H है तो नीचे पारा है, कितनी ऊंचाई तक, 10 - H। दोनों तरफ का दाब जो है बराबर होना चाहिए। इधर तो है किसका दाब, P जो है, P ग्लिसरीन बराबर उधर दाब किसका है, एक तो तेल का है प्लस इतना तेल है, नीचे ये क्या है, इतने भाग पर ये है पारा, P मरकरी के बारे में। चलिए सबसे पहले दाब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, HDG या H ρ G। तो दाब बराबर आएगा H ρ G बराबर तेल कितनी ऊंचाई तक है, H डैश या H ρ डैश G प्लस ये कितना बच गया, 10 - H ρ डबल डैश G। देखिए G से G कट गया। सबसे पहले H कितना है, 10 इंटू इधर वाला क्या है, ग्लिसरीन, कितना घनत्व है इसका, 1.3 बराबर यहाँ H का मान पता करना है, इसका घनत्व कितना है, इधर वाले H तेल का 0.8 प्लस 10 - H इंटू बाकी का कितना है 13.6, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 13, यहाँ बचेगा 0.8 H प्लस गुणा करते हैं 136 माइनस 13.6 H, ये इधर ले आओ, 13.6 H में से 0.8 घटा दिया तो कितना बचेगा 12.6 H बराबर 136 माइनस 13, तो 12.6 H नहीं 12.6 नहीं आएगा, सॉरी 12.8 आएगा, बराबर 136 में से आपको 13 घटाने हैं, ठीक है। तो 136 उधर आ गया और उधर से जाके अपने लेस कर दिए, कितने इसमें से 13 लेस करने हैं, तो कितना बच गया अपने पास 3 2 1। तो यहाँ से H का मान आ जाएगा 123 बटे में 12.8।
देखिए अगर ऊपर 128 होता 10 से घट जाएगा, ये 10 से थोड़ा सा मान कम रहेगा, थोड़ा सा मान कम रहेगा तो कितना रहेगा अपने पास 9.6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। इधर का दाब बराबर इधर ग्लिसरीन का दाब है, इधर तेल प्लस पारे का दाब है दोनों तरफ, और दोनों आपको संतुलित करके बैठे हैं। तो हमारा आंसर जो आ गया है वो 9.6 है। प्रश्न नंबर 83, किसी गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य कितना होगा यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 40 जूल है। देखिए ऊष्मा गतिकी में फॉर्मूला पड़ा था, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यदि निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो धनात्मक, यदि निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो ऋणात्मक। यहाँ क्या है, ऊष्मा दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक, बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ गया 40 प्लस किया गया कार्य कितना होगा W, तो डेल्टा W का मान आ जाएगा कितना 70 जूल। तो हमारे पास यहाँ मान जो आएगा वो 70 जूल आ जाएगा, इसका मान सीधा सीधा फॉर्मूला लगा है। दंड चुंबक में चुंबकीय प्रेरण की बल रेखाएं कहाँ होती है, आप सब जानते हैं बल रेखाएं छड़ चुंबक एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, जो है बाहर जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती हैं, जबकि अंदर दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो इसका जो है आप बल रेखाओं के बारे में पूछा हुआ है, दंड चुंबक के भीतर और बाहर सतत रहती, दोनों जगह ही बल रेखाएं कंटिन्यू रहती हैं। कहीं पर भी अगर सतत नहीं होगी, असतत होगी, इसका मतलब टूटी हुई है, ठीक है, और टूटी हुई होने का मतलब होता है खुले पथ का निर्माण करना, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं कंटिन्यू रहती हैं, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात जो दे रखा है 5:4, तो K1 बटे में K2 बराबर 5/4। दो छड़े जिनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, A1 बराबर क्या है A2, और इनके ऊष्मीय प्रतिरोध भी समान है, R1 बराबर R2, तो इनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रतिरोध, यदि आपको ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला याद हो तो R बराबर होता था L बटे में KA, या फिर L बराबर क्या आएगा KAR, यही फॉर्मूला आएगा। अब उसमें A और R दोनों ही इसने कहा दोनों के लिए समान है, तो L जो L किसके समानुपाती आ जाएगा K के, इसलिए L1 बटे में L2 बराबर किसके आएगा K1 बटे K2 बराबर कितना आएगा 5/4, यानी कि अनुपात वही 5:4 रहेगा। तो हमारा जो अनुपात वो 5:4 इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक धनावेशी चालक पर विभव कहाँ रहता है। देखिए धनावेशी चालक जो है उसका विभव डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो, इसलिए धनावेशी चालक का विभव जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों ही इससे क्या है होते हैं, ठीक है। चालक का कंपेयर किस वस्तु से करवाया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा कि इसका विभव कैसा रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो बराबर m बटे में Ne²2, ठीक है। जैसे ही किसी धातु का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है वो ताप के समानुपाती, ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। जैसे ही किसी धातु को गर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ने से उसकी वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गति ऊर्जा बढ़ने से वो लगातार फटाफट टक्करें करता है। टक्करें जल्दी होंगी तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विश्रांति काल कम होने से प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसका कारण है प्रतिरोधकता बढ़ती है। और प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है, क्योंकि विश्रांति काल या श्रांति काल जो है वो कम हो जाता है। तो ये इसका आंसर था अपने पास। क्वेश्चन नंबर 88, एक कुंडली का क्षेत्रफल जो है वो 70 सेंटीमीटर, कुंडली का क्षेत्रफल A जो दे रखा है वो 70 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। फेरों की संख्या दे रखी है कितनी, अपने को 2000 दे रखी है। चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है, B का मान 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसे कितना घुमाया जाता है, उसको थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाया जाता है, और उसमें लगा हुआ समय कितना है 0.1 सेकेंड। तो इसमें विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। देखिए विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर N d∅ बाय या डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये होता है। फाई बराबर क्या होता है B डॉट ए, या फाई बराबर BA
कॉस ऑफ थीटा, डॉट हटा देते हैं अपने, तो बराबर माइनस एन बी ए, बाहर आ जाता है डेल्टा किसके लिए, कॉस थीटा बटे में डेल्टा टी, तो E बराबर फॉर्मूला आएगा माइनस एम बी ए। ठीक है, अगर इसको यूज करता हूं तो कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 आ जाएगा, क्योंकि परिवर्तन हो गया, बटे में समय कितना आ जाएगा t। चलिए चेक करते हैं इसमें तो E बराबर माइनस एन बी ए कॉस थीटा 1, तो सॉरी थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बटे में समय कितना है t, तो E बराबर माइनस n फेरे कितने दे रखे हैं अपने को 2000, कितना दे रखा है b का मान 0.3, क्षेत्रफल जो है 70 गुणा 10 की पावर -4, कॉस कितना घुमाया था आपको 180, माइनस कोस 0 डिग्री, 0 से 180 डिग्री घुमाया है, बटे में समय कितना लगा है इसके लिए 0.1, तो E बराबर देखिए -4 और एक -3 और ये भी प्लस के 3 है, तो ये तो कट जाएगा अपने पास, तो ऊपर बचेगा -2 गुणा पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 3 गुणा में 7, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1, तो यहाँ -2, तो E बराबर माइनस माइनस कट गया, 4 गुणा में 3 गुणा में 7, तो E बराबर कितना आएगा 84 वोल्ट। तो यहाँ पर जो मेरे पास मान आ जाएगा इसको घुमाने के लिए 84 वोल्ट आएगा, जो कि हमारा आंसर रहेगा। हम इस प्रकार से मान पता कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी क्षेत्र प्राप्त, देखिए हाइड्रोजन जहाँ तक आता है बामर क्या होता है दृश्य, फुंड जो होती है वो अवरक्त होती है, पास्चन क्या होती है अवरक्त होती है, और लाइमन क्या होती है अपने पास पराबैंगनी। ठीक है, तो हमारे पास लाइमन बामर, ठीक है, लाइमन बामर पास्चन, ठीक है, ब्रैकेट और फुंड, यही था। लाइमन जो होती है वो जो सबसे पहला अपने पास आता है अवरक्त, जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट होता है, ये जो हमारे पास दृश्य होता है, और बाद वाली जो तीनों होती हैं ये अवरक्त होता है, यानी कि IR होती है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया पराबैंगनी, और पराबैंगनी कौन सा होता है लाइमन। यदि दृश्य पूछा जाता तो आंसर क्या आता, फिर अपना बामर आ जाता। गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार अणु कैसे होते हैं, बिल्कुल दृढ़ होते हैं। अणुगति सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो गैस के अणु है वो ठोस दृढ़ गोलाकार होते हैं, टक्कर करते हैं तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, और ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऊर्जा व संवेगन का नियत रहता है। तो यहाँ पूर्ण प्रत्यास्थ जो है दृढ़ गोलाकार पिंड के रूप में इनकी पहचान की जाती है। तो आज हमने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो आज हमने 90 क्वेश्चन तक आपसे डिस्कस करी है। अगली सीरीज में आप और क्वेश्चन लेके चलेंगे। आशा आप बने रहोगे साथ साथ। अगली सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।